कोई बिजली ऑफिस के पास खड़ा है, नीरज जी से भेंट करा देना। कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। कक्षा का यह तीसरा भाग भारतीय संविधान से संबंधित है। पिछले दिन भारतीय संविधान के कड़ी में मैंने सबसे पहले संविधान के विषय में बेसिक अवधारणा दी थी कि संविधान क्या है। तो मैंने बताया था कि संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे हम राज्य व्यवस्था को चलाते हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। याद रखिए कि भारत में न तो न्यायालय सर्वोच्च है न संसद सर्वोच्च है। भारत में न कोई पद सर्वोच्च है। भारत में यदि सर्वोच्च है तो एक पुस्तक सर्वोच्च है जिसको हम संविधान कहते हैं। और संविधान के अनुसार यदि शासन चलता है तो इसको हम संविधानवाद कहते हैं। हमने राज्य व्यवस्था की बात की और राज्य व्यवस्था की कड़ी में सबसे पहले राज्य को जानना है जो एक अमूर्त संकल्पना है। राज्य का अमूर्त संकल्पना है जिसमें 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। संप्रभुता उसमें सबसे महत्वपूर्ण है और इस अवधारणा को बोडीन साहब ने दिया था। इस कड़ी में इस बात की भी जानकारी मैं आपको दे दूं कि इसमें सरकार एक इंपॉर्टेंट तत्व है जो एक मूर्त संकल्पना है जो राज्य व्यवस्था का संचालन करता है और जिसके 3 आवश्यक अंग होते हैं। वो 3 आवश्यक अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारे यहां दोहरे स्तर पे विधायिका काम करती है। केंद्र में भी विधायिका है, लोकसभा राज्यसभा के रूप में। ऐसे विधायिका के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये भारतीय संसद विधायिका के रूप में जाने जाते हैं और उसके 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति भी उसके एक आवश्यक अंग है। आपने कल देखा कि कैबिनेट के अनुशंसा पर लोकसभा को भंग किया गया और इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दी गई और राष्ट्रपति ने लोकसभा के भंग करने की घोषणा की। 17वीं लोकसभा भंग हो गया और आचार संहिता आज तक लागू था। और आज के बाद आचार संहिता, जो चुनाव की आचार संहिता 15 मार्च को लागू की गई थी, वो आचार संहिता आज से समाप्त हो गई। अब आज के बाद हर प्रत्येक राज्य सरकार निर्णय लेने में स्वतंत्र है, योजना बनाने में, योजना को लागू करने में। बहुत तरह के बाउंडेशंस होते हैं आचार संहिता में जिससे मतदाता प्रभावित नहीं हो। इस कारण से हम आचार संहिता का पालन करवाते हैं और इसका पालन चुनाव आयोग के द्वारा कराई जाती है। इसका पालन किसके द्वारा कराई जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा कराई जाती है। परीक्षा के दृष्टि से इन सब संदर्भों को ध्यान में रखना है। अभी 18वें लोकसभा के चुनाव पर विशेष नजर रखना है। मूल बातों में आइए। हमने सरकार की बातें की, विधायिका उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो कानून का निर्माण करती है। और हमारे देश में दोनों चीज है, प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। प्रत्यक्ष में लोकसभा है, अप्रत्यक्ष में राज्यों का सदन है, राज्यसभा। उसी तरह से राज्य में भी है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। विधानसभा प्रत्यक्ष सदन है बिहार में जिसका चुनाव अगले वर्ष आयोजित किए जाने की संभावना है। अगले वर्ष तो होगा ही, इस वर्ष यदि होगा तो संभावना है। इसी कड़ी में अभी आपने देखा होगा कि 3 राज्यों में चुनाव हुए, ठीक है कि नहीं? 4 राज्यों में चुनाव हुए। उसमें उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, फिर अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए। तो इन सबको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। वहां भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। मूल बिंदु पे आ जाइए। फिलहाल कहां कौन सा दल होता है, कौन सी पार्टी में आई, कौन से मुख्यमंत्री बने, कहीं कोई महिला मुख्यमंत्री बनती हैं या स्पीकर बनती हैं, तो वो आपकी परीक्षा के लिए आजकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नजर रखना है। इसी क्रम में मैंने आपको इस बात की जानकारी दी, कार्यपालिका जो कानून को लागू करता है और न्यायपालिका अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यह देखता है कि क्या सही प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। इसलिए अभी मैंने एक शब्द बोला था, संविधानवाद।
संविधानवाद का अर्थ होता है कि संविधान के अनुसार जब शासन चलता है तो उसको हम संविधानवाद कहते हैं। फिर मेरे द्वारा इस बात की जानकारी आपको दी गई कि पढ़ना क्या क्या है संविधान में। तो संविधान में सबसे पहले पढ़ना है संविधान का विकास। और आज की हमारी टॉपिक संविधान के विकास का भाग 1 से है कि संविधान का विकास कैसे हुआ। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आधुनिकवाद की कक्षा ले रहा था और मैंने इस क्रम में आपको बताया कि संविधान के विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं 15 वर्षों के लिए शासन करने आया। तो संविधान का विकास यदि देखिए तो 1600 ईस्वी से ही आरंभ हो जाता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। लेकिन तकनीकी दृष्टि से हम 1773 से लेकर 1857 तक का एक भाग है और 1858 से लेकर 1947 तक दूसरे भाग में हम लोग संविधान के विकास का अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी एक्ट में एक एक दो दो बातें पढ़नी है, इसलिए आज हम लोग पहला भाग को पढ़ेंगे कि संविधान का एक परिवेश अपने मस्तिष्क में डेवलप कर लीजिए जिससे कि आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो आज का हमारा पहला चैप्टर रणनीति के अनुसार ही है। देखे होंगे कि रणनीति का पहला चैप्टर क्या है, संविधान का विकास, यही है ना। जब हम परसों तरसों पढ़े थे तो मैंने लिखाया था कि क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ना क्या क्या है, तो पहला चैप्टर पढ़ना है संविधान का विकास। तो लिखिएगा संविधान का विकास, संविधान का विकास, ठीक है। संविधान का विकास, तो हमारी चैप्टर आरंभ होती है संविधान के विकास से। लिखेंगे भारतीय संविधान के विकास को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। भारतीय संविधान के विकास को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। भारतीय संविधान के विकास को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। भारतीय संविधान के विकास को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, ठीक है। पहला, एडमिट दे दो जी। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1700, पहला लिखेंगे 1773 से 1853 तक। पहला भाग है 1773 से 1853 तक। पहला भाग है 1773 से 1853 तक। और दूसरा भाग है 1858 से 1947 तक। 1858 से 1947 तक पहला भाग है 1773 से 1853 तक, और दूसरा भाग है 1858 से लेकर 1947 तक। तो आज हम लोग इस भाग का अध्ययन करेंगे कि 1773 से लेकर 1853 तक विभिन्न एक्ट में क्या हुआ। 1773 से लेकर 1853 तक विभिन्न एक्ट में क्या हुआ, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तुम तो ऐसे आ रही हो जैसे आरती उड़ती उतार रहे, खुश रहो, बहुत बड़ा अधिकारी बनो, ठीक है। वो तो अच्छा हुआ कि लाइट उठ जल रहा था, और नहीं तो अंधेरा रहता और इस तरह से छम छम छम, तो अगल बगल का पड़ोसी कहता कि अरे वाह नहीं जाने छो लक्ष्य के जो हॉल है वो में रात में छम छम छम। इसी तरह से अफवाह का बाजार क्या होता है, गर्म हो जाता है। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है कि नहीं। कहां थे हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो लिखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा में यही पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में आया। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में आया, ठीक है। क्या उसमें मुख्य प्रोविजंस किए गए,
हम तो संविधान के विकास को देख रहे हैं। आज आप जो देख रहे हैं कि 9 तारीख को भारतीय प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है कि नहीं। और फिर मंत्री भी संविधान का शपथ लेंगे। पहले तो प्रधानमंत्री जी लेंगे सबों के सामने, और फिर उस दिन कुछ मंत्रियों की भी शपथ दिलाई जा सकती है। मूल बिंदु पे आएंगे। ये जो हमारा मंत्री परिषद की जो व्यवस्था है, मंत्रालय की जो व्यवस्था है, विभागों के बंटवारे की जो व्यवस्था है, उसको हम लोग कहते हैं समविभागीय प्रणाली। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ये पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से ही हुई थी। मंत्रालय का बंटवारा देख रहे होंगे कि अभी रोज टीडीपी कह रहा हमको 6 मंत्रालय चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 3 कम से कम और 2 राज्य मंत्री, ठीक है कि नहीं। हमारे चिराग जी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री पर मैं छोड़ता हूं। हम वाला कहते हैं कि हमको ऐसा मंत्रालय चाहिए कि जिसमें हम कुछ काम कर सके, ठीक है। तो मतलब हर मंत्रालय, हर पार्टी चाहता है कि मोदी साहब के इस कमजोर स्थिति का पूरा फायदा उठाए, ठीक है कि नहीं। होता भी यही है। इसलिए सीख लो कि जीवन में जब कमजोर रहिएगा ना, तो ऐसे ऐसे आदमी सर उठाने लगते हैं कि जो आप जिसकी आप कल्पना नहीं किए होते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा मजबूत रहने की कोशिश करो हर स्तर पर। मुख्य में आ जाइए। फिलहाल मुख्य यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी दी कि 1773 में कौन सा एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। और उसका पहला प्रोविजंस क्या था? उसका पहला प्रोविजंस था कि बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स। और दूसरा प्रोविजंस था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और जो काम करना 1774 ईस्वी से शुरू किया, और जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश इम्पे साहब थे। ये 2 बातें सबसे पहले आपको याद कर लेना है। और उसके पहले यह ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया पहला रेगुलेशन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लाया गया। रेगुलेशन किसके ऊपर लाया गया? रेगुलेशन लाया गया कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी खूब व्यापार के माध्यम से पैसा अर्जित कर रहा था। स्वाभाविक है कि उसके ऊपर रेगुलेशन आवश्यक था। तो ब्रिटिश संसद का यह पहला रेगुलेशन था। तो लिखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें पहला प्रोविजंस लिखेंगे। यह ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया, यह ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया पहला रेगुलेशन था। यह ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया पहला रेगुलेशन था। पहला रेगुलेशन था, ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया पहला रेगुलेशन था। दूसरा, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल का गवर्नर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहलाएगा। नोट वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले जीजी थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले जीजी मतलब जीजा जी, जीजी मतलब गवर्नर जनरल। हाँ, ऐसा नहीं कि जीजी मतलब जीजा जी, ठीक है।
आप लड़कियों से नम्र निवेदन है कि यदि आपके जिज्जा जी होंगे और यदि आपकी शादी हो जाए तो ज्यादा जिज्जा जी नहीं करना है, ठीक है कि नहीं। इसका एक कहानी सुनाओ। कहानी नहीं है, बिल्कुल रियल स्टोरी है, रियल घटना है जो मेरे मित्र के साथ हुआ, ठीक है कि नहीं। पहले दिन से ही इतना जिज्जा जी सुना कि एक दिन अपनी पत्नी पे ही इतना फायर हो गया कि विगत 6 महीना से तुम्हारा हम जिज्जा जी पुराण सुन रहे हैं, हर बात में जिज्जा जी। अरे हम क्या खाते हैं उसमें जिज्जा जी को लाने का क्या आवश्यकता है, जानते हैं जी हमारे जिज्जा जी ये खाते थे, आप ये खाते हैं, हद है, ठीक है कि नहीं। तो जब भी मैं जीजी और जिज्जा जी की चर्चा करता हूं मेरे उस दोस्त की याद आ जाती है जो इनकम टैक्स में अब तो सुपरिटेंडेंट वगैरह है, असिस्टेंट कमिश्नर रैंक में है, ठीक है, दिल्ली में। तो उसकी याद आ जाती है क्योंकि वो अपना बड़ा रोचक वृतांत बताया था और उसकी शादी का भी चश्मदीद गवाह मैं रहा हूं, ठीक है कि नहीं। जैसे तालीकोटा युद्ध का चश्मदीद गवाह सीजर फ्रेडरिक थे, जैसे शाहजहां के काल में अकाल आया तो चश्मदीद गवाह पीटर मुंडी अंग्रेज था, उसी तरह से उस शादी का चश्मदीद गवाह कौन थे, मैं था। आगे लिखो, कहानी है, खत्म हो गया। लेकिन इस कहानी के क्रम में 2 ज्ञान की बातें हुई, एक सीजर फ्रेडरिक तालीकोटा के युद्ध का चश्मदीद गवाह और दूसरा शाहजहां के समय में जो अकाल पड़ा था उसका पीटर मुंडी चश्मदीद गवाह था। आगे बढ़िएगा। इसलिए लड़कियों से नम्र निवेदन है कि जिज्जा जी पुराण को पहले ही खत्म समाप्त कर लेना, बाद में उसको नहीं रखना। आगे चलिए। तो पहले जी कौन थे, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, फिर लिखिए। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई जो 1774 ईस्वी से काम करना शुरू किया, जो 1774 से जो 1774 से काम करना शुरू किया। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष से शुरू किया काम करना। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा और ये 2 तथ्य हैं जिस पर नजर रखेंगे। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे इम्पे, तो लिखेंगे पहले मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे। पहले मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे। ठीक है। और अन्य न्यायाधीश लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसको ध्यान रखना है। पीडीएफ भेज देंगे, जो विद्वान प्रकृति का लड़का है वो लिख लेगा, जो विद्वान प्रकृति का नहीं है, जो कम से कम क्या याद रखना है वो मैं आपको बता दिया कि कम से कम बाबू इतना याद रखो। यही तो याद रहेगा नहीं। अभी कल की बात जो मैं पढ़ाया उसी को पूछूंगा तो पूरा का पूरा क्लास खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए आग्रह है कि अतिरिक्त बातें समय अंतराल लोग जान ही जाता है, पहले मूल बातों को जो परीक्षा उपयोगी बातें है उसको जान लीजिए, ठीक है। और कलेक्टर के पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कराया गया था, ये नोट में लिख देंगे, नोट। अभी मैं चर्चा भी कर रहा था। कलेक्टर के पद का सृजन, कलेक्टर के पद का सृजन वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ, जबकि सिविल सेवा के जनक कौन थे, कॉर्नवालिस थे। जबकि सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस
ये दोनों आपकी परीक्षा में सत्य पर विचार करे, असत्य पर विचार करे, कहीं ना कहीं दिया जा सकता है। अरे कलेक्टर का पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ, ये लिख लिए। कलेक्टर के पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ, लिख लिए। और सिविल सेवा के जनक कौन थे? अभी बता भी रहे थे कि जिसके स्टील फ्रेम, जिसे स्टील फ्रेम कहते थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूत करने में इस आईसीएस की बड़ी भूमिका थी, जो अब आईएएस कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था कि आईएएस का सर्वोच्च पद कौन सा है? कैबिनेट सेक्रेटरी का पद है, और राज्य में मुख्य सचिव का पद है। और ये भी आपकी परीक्षा में यूपीएससी नहीं, बीपीएससी की परीक्षा में पूछा हुआ, संविधान में पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए बेसिक्स मस्ट बी क्लियर। आपकी बेसिक हर स्तर पे एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और याद रहनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब इस क्रम में आप आइए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ लिया। अब आता है दूसरा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो लिखिएगा, खत्म हो गया, पहला एक्ट खत्म। दूसरा एक्ट लिखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक ही बात है उसमें, और वो कौन सी बातें हैं? वो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। तो लिखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई शासन चलाने के लिए। शासन चलाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। आपसे पूछेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट में बनाया गया? 1784। पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लिखना नहीं है, सुनना है, कुछ बातें यहां पर बनाइए। पिट्स कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पिट्स कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसको हर संभव स्थिति में याद करके रखना है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी खत्म हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी खत्म हुआ। अब आता है, कंपनी का व्यापार बढ़ रहा था, तो ब्रिटेन में लोगों का जो ईर्ष्या है वो तो हर जगह होती है। अब इसके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन के लोग जो है हल्ला करने लगे। अब इसी क्रम में एक चार्टर एक्ट लाया 1793 में, जिसके माध्यम से कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, और 20 वर्षों के लिए उसको अवधि विस्तार दिया कि चलो तुम 20 वर्ष तक कंपनी के व्यापार को क्या कर सकते हो, आगे तुमको जो सुविधा मिली हुई है उसको 20 वर्ष के लिए एक्सटेंशन दे दिए हम। तो ये हुआ आपका 1793 का चार्टर एक्ट। तो पहला चार्टर एक्ट कब आया? तो लिखे चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट माने व्यापारिक अधिनियम 1793। चार्टर एक्ट 1793। तो चार्टर एक्ट 1793 में क्या हुआ? चार्टर एक्ट 1793 में हुआ कि कंपनी के व्यापार सुविधा का विस्तार 20 वर्षों के लिए कर दिया गया। तो इसी लाइन को लिख देंगे, 20 वर्षों के लिए कंपनी के 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापारिक सुविधा का विस्तार, कंपनी के व्यापारिक सुविधा का विस्तार कंपनी के व्यापारिक सुविधा का विस्तार किया गया। क्या किया गया? व्यापारिक सुविधा का विस्तार किया गया। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक सुविधा का विस्तार कितने वर्षों के लिए किया गया? किस एक्ट में? किस एक्ट में? चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1700। अब आइए चार्टर एक्ट 1813।
चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 में एक ही बात याद रखिए आप, और वो है कि जो 20 वर्ष की सुविधा दी गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो लिखेंगे कंपनी के व्यापार एकाधिकार पे प्रतिबंध, कंपनी के व्यापार एकाधिकार पे प्रतिबंध लगा दिया गया, कंपनी के व्यापार एकाधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कंपनी के व्यापार एकाधिकार पे प्रतिबंध लगा दिया गया चाय और चीन को छोड़कर, चाय और चीन को छोड़कर। कंपनी के व्यापार एकाधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। यह लाइन याद आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, हर परीक्षा में पूछने की संभावना रहती है, इसलिए इस लाइन को याद रखिएगा। अब कॉपी भरने वाले दो तथ्य हैं, लिख लेंगे। शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कॉपी भरने वाले तथ्य, कॉपी मोटा रहना चाहिए ना, आप लोग मोटा हट्टा कट्ठा है तो कॉपी भी थोड़ा सा मोटा हट्टा कट्ठा होना चाहिए। तो लिख लीजिए शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, शिक्षा पे 1 लाख रुपया, लेकिन वो तब याद कीजिएगा जब पहला लाइन याद हो जाए। शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, हो गया। अब तीसरा है कि ईसाई धर्म को प्रचार करने की इजाजत दी गई भारत में, ईसाई धर्म को प्रचार करने की इजाजत, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। अभी नहीं लिख दो जो हम कह रहे हैं, ठीक है। इजाजत है भाई, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, ठीक है। जैसे परसों चुनाव परिणाम आने के बाद जब पार्टी मुख्यालय में मोदी साहब प्रवेश किए तो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब। हर पार्टी के अध्यक्ष का भी नाम याद रखिए, वो भी जी के, ठीक है। जैसे अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, ठीक है कि नहीं। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष कौन है, नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। स्वागत है भाई, स्वागत है, आपका स्वागत है। तुम जानते हो ना हमको 3 ठो आंख है, 2 ठो आंख नहीं है, जहां गलती रहता है वहीं पे चला जाता है, ठीक है। देखो शाम के 6 बजे ही सो रहा है, ठीक है। खैर मूल में आ जाइए, मैं सुबह से क्लास ले रहा हूं तो मैं नहीं सो रहा हूं, आइए, जबकि मैं इससे उम्र में 2 गुना होऊंगा या 2.5 गुना होऊंगा। कितना उम्र है, अब अपना कहेगा 15 तो हम 30, ठीक है। कितना उम्र है जी, 30, हाँ 21, 23 तो हम 46, सीधी सी बात है। हम तो कह दिए थे, पहले ही कह दिए थे। खैर चलिए मूल में आ जाइए। तो हम लोग कहां पे थे, हम लोग चार्टर एक्ट में थे। हम लोग कहां पे थे, चार्टर एक्ट में थे। तो चार्टर एक्ट में जो, हाँ तो अभी नहीं चार्टर एक्ट में नहीं थे हम लोग, जेपी नड्डा साहब पार्टी मुख्यालय में थे। तो जब मोदी साहब आए तो खूब हल्ला किए। जब 300 सीट आया तब तो कहते हैं स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, 20 बार कहें स्वागत है भाई, स्वागत है। और कहीं 400 आ जाता तब तो स्वागत है भाई, स्वागत है में 2-4 बातें और जुड़ जाता। आगे लिखो, कहानी एक ही रील का था, खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कहां थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग, थे 1813। अब आइए 1833, 1833, 1833 में आप 3 बातें याद रखिएगा, और सब बातें कॉपी भरने वाला है। सबसे पहला है कंपनी के व्यापार पे पूर्ण प्रतिबंध। जहां पूर्ण शब्द रहेगा 33 रहेगा, उसी पे टिक लगाइएगा। तो लिखेंगे कंपनी के व्यापार पर
कंपनी के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, कंपनी के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध किस एक्ट में लगाया गया? 1833 डीलर साहब 33। ठीक है, जाग जाइए, जागने का समय आ गया है। उठिष्ठता जागृता। ठीक है, उठो और जागो, मूल बिंदु पे आ जाइए। बंगाल का जीजाजी, अच्छा गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेज का जो सत्ता था, शासन था, अधिग्रहण था, वो क्या हो गया? बंगाल से बाहर हो गया। 1833 तक दो ही क्षेत्र नहीं जीत पाया था, एक था पंजाब और दूसरा था सिंध। इस दो क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारतवर्ष अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे। इसलिए अब बंगाल का गवर्नर क्या कहलाएगा? और बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। पहला भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम। और इसी ने भारत में रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा का अंत कराया था। हालांकि यह आंदोलन चलाने का श्रेय कंपनी के ही एक सहायक संवर्ग के राजा राम मोहन राय थे, जिनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 15वीं सदी 16वीं सदी में इटली में पुनर्जागरण हुआ और हमारे यहां पुनर्जागरण हुआ 19वीं सदी में। हम यूरोप से 300 साल तो ऐसे ही पीछे हो गए साहब। लेकिन ये और बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक व्यवस्था के विस्तार में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है कि नहीं? मुख्य बिंदु पे आ जाइए। मुख्य बिंदु यह है कि हमने अभी आपको जानकारी दी कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो लिखिए, बंगाल का जीजी बंगाल का जीजी भारत का जीजी कहलाएगा, गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल का जीजी भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, नोट, बेंटिंग भारत के पहले जीजी थे। बेंटिंग लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले जीजी थे। भारत के पहले जीजी थे। पहले जीजी थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? अरे जो भारत का पहला होगा वही ना बंगाल का अंतिम होगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल। में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहां रखिए। हर चीजें लिखिएगा तो कॉपी गायब हो जाएगा और तब पछताइएगा कि जा कॉपी क्या हुआ, सब चीज तो कॉपी में था। नहीं, एक फिल्म देखे थे ना कादर खान की, वो सब चीज डायरी में लिख लेता था। ठीक है, मैं कहां सोऊंगा वो भी डायरी में ही लिखता था, क्या खाऊंगा वो भी डायरी में ही लिखता था। एक दिन उसका डायरी ही गायब हो गया। तो आशा है समझ गए होंगे। कुछ बातें दिमाग में रखिए। डीलर साहब फिर आज जाइएगा तो कब आइएगा? अतिथि तुम कब आओगे? ठीक है कि नहीं? स्कूल में आ जाइएगा। ये सब मौसमी विद्यार्थी है। ठीक है, ऐसे 50% मौसमी विद्यार्थी है। ठीक है, कि नाम का कमीशन की तैयारी करता है, लेकिन काम कहीं पर भी कमीशन का नहीं है। कमीशन की तैयारी एक साधना है। करना और करवाना दोनों क्या है? साधना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, मूल में आ जाइए। मूल यह है कि 1833 के चार्टर एक्ट में थे और इसी चार्टर एक्ट में एक प्रस्ताव आया था जिसका नाम था दास प्रथा। तो लिखेंगे दास प्रथा से संबंधित प्रस्ताव आया। दास प्रथा से संबंधित प्रस्ताव आया
जिसे एलन बरो के समय में 1843 में उन्मूलन किया गया। प्रस्ताव किस एक्ट में आया था? इस एक्ट में। लेकिन उन्मूलित कब हुआ? उन्मूलित हुआ 1843 के एलन बरो के द्वारा। तो लिखेंगे लेकिन एलन बरो के समय में 1843 में, एलन बरो के समय में 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। याद रखिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन किया एलन बरो ने। और एक और इंपॉर्टेंट है, यही वो समय था कि जब भारत में ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और ठगी प्रथा का उन्मूलन करने का श्रेय स्लीमेन को जाता है। अभी थोड़ी देर पहले इतिहास पढ़ा रहे थे तो बता भी रहे थे कि सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंक ने किया था, जो रेडिकलिस्ट था, सुधारवादी था। तो सती प्रथा का उन्मूलन में किसकी योगदान थी? बेंटिंक की। ठगी प्रथा के उन्मूलन में स्लीमेन की। और दास प्रथा के उन्मूलन में एलन बरो की। एलन बरो जीजी था, जीजा जी थे। कौन थे? अच्छा, गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल थे। जबकि स्लीमेन अधिकारी था। स्लीमेन क्या था? ऑफिसर था। तो कॉपी के ऊपर में जगह है तो लिख लीजिए, कॉपी के ऊपर में कि स्लीमेन, कॉपी के ऊपर जहां कहें वही लिखिए, स्लीमेन ने ठगी प्रथा को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्लीमेन ने ठगी प्रथा का अंत किया। एक ही लाइन में लिख दो, स्लीमेन ने ठगी प्रथा का अंत किया। स्लीमेन ने ठगी प्रथा का अंत किया। स्लीमेन ने ठगी प्रथा का क्या किया? अंत किया। स्लीमेन ने ठगी प्रथा का अंत किया। किसने? किसने? स्लीमेन ने। इसको याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं? और लास्ट में लिख देंगे तथ्य के दृष्टि से 1833 में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। 1833 में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी एवं मूल अधिकार का बीजारोपण हुआ था। एवं मूल अधिकार का बीजारोपण किया गया। एवं मूल अधिकार का बीजारोपण किया गया। मूल अधिकार का बीजारोपण किया गया। मूल अधिकार का बीजारोपण, मूल अधिकार का बीजारोपण, मूल अधिकार का बीजारोपण, मूल अधिकार का बीजारोपण किस एक्ट में हुआ? इसी एक्ट में एक विधि सदस्य बनाए गए जिसका नाम था मैकाले। कौन थे? मैकाले। और जो अंग्रेजी शिक्षा के भी संस्थापक थे, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के भी संस्थापक थे। तो लिखेंगे इसी एक्ट में विधि सदस्य, इसी एक्ट में विधि सदस्य मैकाले को बनाया गया। मैकाले को बनाया गया। इसी एक्ट में विधि सदस्य मैकाले को बनाया गया। मैकाले को बनाया गया। इसी एक्ट में मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया, जो भारत में क्या, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के संस्थापक भी थे। जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के संस्थापक भी थे। जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के संस्थापक भी थे। जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के संस्थापक भी थे। ठीक है, तो ये 1833 का एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको याद रखना है। पहला,
कंपनी के व्यापार पे पूर्ण प्रतिबंध, पहला, इसको भूलना नहीं है। दूसरा, बंगाल का जीजी भारत का जीजी कहलाएगा, पहले जीजी बेंटिंग। तीसरा, दास प्रथा के उन्मूलन का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उन्मूलन किया गया किसके समय? एलन बरो के समय 1843 में। चौथा, केंद्रीकरण की नीति का प्रतिपादन किया गया। पांचवा, विधि सदस्य मैकाले बनाए गए जो अंग्रेजी शिक्षा के संस्थापक भी रहे। और इसी क्रम में याद रखना, मूल अधिकार का बीजारोपण, मतलब योग्यता के आधार पर हमने कार्मिक नीति का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए एक ही लाइन में मैंने बता दिया कि मूल अधिकार का बीजारोपण किस एक्ट में हुआ, तो 1833 के एक्ट में। लास्ट एक्ट है आज का। एक भाग मैंने कहा था कि आज पढ़िए, अगला भाग डीलर साहब अगले दिन, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़िएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो लिखिए, तीसरा है, मैं तीसरा नहीं, लास्ट है चार्ट। अब जाके ये हंस रही है बेचारी, 3-3:30 बजे से यहां बैठी हैं, एक बार भी वो कहां गया जी जो मुस्कुराता नहीं है बरसों बाद? ये देखो यहां पे बैठ, अब जाके ये भी मुस्कुराया है। अरे यार कुछ कुछ मुस्कुराया करो, ठीक है, मुंह धुआं जैसा बनाया मत करो। आगे लिखो, शादीशुदा हो तुम, तब क्यों नहीं मुस्कुराता है? अरे बात समझ में आती है, बेचारा जो शादीशुदा है तो समझ में आती है कि उसको मुस्कुराने का, न मुस्कुराने की वजह क्या है, ठीक है कि नहीं? मुस्कुराने की वजह तलाशी है, और मेरी मुस्कुराहट की वजह तुम हो। आशा है, ध्यान रखो, आगे चलो। नेक्स्ट, कहां थे हम लोग? हम लोग थे 1853 के चार्टर एक्ट में। तो लिखिएगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, एक ही बात जानना है उसमें। 1853 के चार्टर एक्ट में एक ही बात याद रखना है, और वह है कि सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई, खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षा खुली ही होती है? प्रतियोगी परीक्षा क्या होती है? खुली ही होती है। प्रतियोगी सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई, ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई। ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई किस परीक्षा में? सिविल सेवा में। किस एक्ट में? 1853 के चार्टर एक्ट में। बस, तो एक भाग आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो 1753 से 1853 तक, और जब भी कोई पार्ट समाप्त होता है तो लास्ट में क्या पढ़ते हैं? तो बूस्टर फैक्ट लिखिए, बूस्टर फैक्ट, संभावित तथ्य है ये, लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला लिखो, सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी एशिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी एशिया में 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति, व्यापार करने की अनुमति महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। किसने दिया? नेक्स्ट, ये तो दोनों लिख दिए थे ना, आईपीसी का नया नाम और सीआरपीसी का नया नाम, तो लिख देंगे। नहीं लिखे हैं तो लिखिए, आईपीसी का नया नाम भारतीय न्याय संहिता,
आईपीसी का नया नाम भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता एकदम याद रखना इसको, इस बार पूछेगा आपकी परीक्षा में। और इसको 1 जुलाई 2024 से लागू कर रहे हैं। संजोग बस तीसरी बार सरकार भी बन गई है। अंतिम प्रक्रिया 9 जून को पूरी हो जाएगी जब शपथ लेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन समर्थन की चिट्ठी चली गई है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति सरकार बनाने का न्योता भी दे दिए हैं कि आइए शपथ ग्रहण कराइए। नेक्स्ट, आईपीसी का नया नाम भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी का नया नाम भारतीय नागरिक संहिता रखा गया। और सीआरपीसी का नया नाम भारतीय नागरिक संहिता रखा गया। और सीआरपीसी का नया नाम भारतीय नागरिक संहिता रखा गया, जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाएंगे। जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाएंगे। ठीक है, 4-5 दिन नहीं है, अभी 1 महीना है। लागू होगा तो पेपर में आएगा ही, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लिखिए, सबसे पहला प्रेस एक्ट 1835 में आया था। सबसे पहला प्रेस एक्ट 1835 में आया था। सबसे पहला प्रेस एक्ट 1835 में आया था। और आज के अंत में, प्रेस की मुक्तिदाता मेटकॉफ को कहते हैं। प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? मेटकॉफ को कहते हैं। प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ को कहते हैं। एकदम रट लेना है कि प्रेस का मुक्तिदाता कौन है। प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? सबसे पहले कब प्रेस एक्ट आया था? सबसे पहला प्रेस एक्ट कब आया था? प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? याद रखने का प्रयास करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस छोटी सी लेकिन बहुत अहम कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आपको संविधान समझ में आने लगेगा, जो पहले दिन से कर रहे हैं। आज संविधान का दूसरी कक्षा थी। पहला दिन का पीडीएफ प्रकाश जी भेज दिया है ना, तो पीडीएफ जा ही चुका है, फिर से आज भेज देंगे। किसी का छूट गया होगा तो आप उसे ध्यान रखेंगे। आज दूसरी कक्षा का पीडीएफ भी चला जाएगा। आप 8:15 बजे तक घर पहुंचिए। 8:30 बजे से यूट्यूब लाइव में हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण तथ्यों को समाकलित किए हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। फिर अपने रूटीन के अनुसार, जिसका व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ा हुआ है, निश्चित तरह से जुड़वा लेंगे, जिससे कि आपको रूटीन की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।